तो हमारे पास अगर चार्ज इस सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड होता तो या तो वो पॉजिटिव होता और डायग्राम ऐसे बनती, या फिर वो नेगेटिव होता और डायग्राम ऐसे बनती। इस केस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आ रही है, इसका मतलब बाहर है एक पॉजिटिव चार्ज जिसमें से ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल के जा रही है। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of first physics chapter 8 और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड वो खास एरिया या रीजन जहां ये चार्ज दूसरे चार्जेस पर फोर्स अप्लाई कर सकता है, उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे सपोज करें कि ये रीजन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे लाके हमने एक और चार्ज को रखा तो ये चार्ज इस पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर सकता है, लेकिन इस चार्ज को अगर हम बाहर लाके रख दें अब ये इस पे फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये वाला चार्ज अब इसकी फील्ड में नहीं आ रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी चार्ज के अराउंड वो रीजन, वो एरिया जहां वो चार्ज दूसरे चार्जेस पर फोर्स अप्लाई कर सकता है, उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से। जैसे सपोज करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें हम लाइंस बनाते हैं कुछ इस तरह से, और इन लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जितनी ज्यादा होंगी हम कहेंगे कि फील्ड उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट सपोज मैं अगर इधर लाइन इस तरह से बढ़ाना शुरू करता हूँ, इसका मतलब कि फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब हमारे पास होता ये है कि जो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट कर जाती हैं। किस तरह से? कि जैसे मैंने अभी बनाया एक पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं कुछ ऐसे, और अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट करती है। टर्मिनेट मींस खत्म हो जाती है कुछ ऐसे, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट कर देंगी। अब हमारे पास लेट सपोज क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है और कुछ ऐसे आ रही है किसी चार्ज पे से। लेट से यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल के आ रही है, सही। और यहाँ हमारे पास फ्रंट पर हम एक एरिया रख देते हैं, कोई भी एक यूनिट एरिया रख देते हैं। अब हो सकता है कि जो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया से पास करती हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि एक खास सरफेस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। जैसे सपोज करें कि ये सारी लाइन ऐसे आके इसमें से पास कर जाती हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि हम इससे फाइंड करेंगे कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन ज्यादा आती है और ज्यादा पास करती तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होता। हमें अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही फाइंड करना है थ्रू अ सरफेस। एक सरफेस पे से, जैसे मैंने यहाँ पे एक सरफेस रखी थी, इस बार सरफेस कुछ अलग है, इसके लिए तो हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब हमें कहा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज, यानी कि एक सरफेस हो उसके अंदर चार्ज बंद हुआ हुआ है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। यहाँ पे चार्ज बंद हुआ हुआ नहीं था, तो अब जैसे ये एक ऐसे सरफेस है, ये पैसे पूरी बंद है, हम इसके सेंटर में चार्ज रखेंगे और फिर उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे। बस आपने ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती किससे? पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कर जाती है नेगेटिव चार्ज पे। अच्छा, अब आपको एक चीज समझनी होगी कि आपकी बुक का पेज नंबर है 173, वहां पे ऐसी एक डायग्राम बनी हुई है कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे ये डायग्राम एक बार फिर से बना रहा हूँ, कुछ ऐसे इस तरह की डायग्राम पहले से बनी हुई है, सही। और उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आके पास हो रही हैं कुछ ऐसे। तो एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक ये डायग्राम आपके पास गलत गिवन है। क्यों गलत गिवन है? अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये फिगर 8.10 है, इसके नीचे लिखा हुआ है कि डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स चार्ज। यानी सोर्स चार्ज में एक चार्ज है जिस वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है और वो इंक्लोज्ड है सरफेस में।
यानी कि इस डायग्राम में लिखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो प्रोड्यूस कर रहा है एक सोर्स चार्ज और वो इस शेप के अंदर बंद हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इस डायग्राम में अगर हम देखें, लेट सपोज हमारे पास ये एक सरफेस है, तो ये इसके ऐसी है, पूरी नहीं, चले पूरी बना देता हूं, कुछ ऐसे। अगर इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड होता, सही, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसे बनती है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मैंने अभी अभी बताया कि बाहर की तरफ निकलती है, सही। सिमिलरली अगर यही एक सरफेस है इसी तरह की और इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज अगर बंद होता कुछ ऐसे, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस बार ऐसे आ रही होती, क्योंकि टर्मिनेट कहां करती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? नेगेटिव चार्ज पे। तो हमारे पास अगर चार्ज इस सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड होता तो या तो वो पॉजिटिव होता और डायग्राम ऐसे बनती, या फिर वो नेगेटिव होता और डायग्राम ऐसे बनती। इस केस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आ रही है, इसका मतलब बाहर है एक पॉजिटिव चार्ज जिसमें से ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल के जा रही है। तो इस डायग्राम को हमें ठीक करने की जरूरत है। हम क्या करेंगे कि हम इस डायग्राम को लेके चलेंगे। ये डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक गलत है। ये डायग्राम नहीं बता रही कि एक चार्ज इनक्लोज्ड है, ये डायग्राम बता रही है कि एक चार्ज बाहर है और इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है। हमें क्या करना है? हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है एक ऐसी इनक्लोज सरफेस के लिए जहां पे चार्ज बंद हुआ हुआ अंदर। तो वो कौन से दो केस हो सकते हैं? या तो ये या फिर ये। हम इस वाले को लेके चलेंगे क्योंकि हम मोस्टली पॉजिटिव चार्जेस को रीड करते हैं। अच्छा, तो लेट सपोज ये हमारी सरफेस है। तो हम जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला था ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिटरमाइन करते थे और ये बराबर था ई डॉट ए के। ई हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ए हमारे पास एरिया है। और अगर हम इसे ओपन करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा, क्योंकि हमें पता है ए डॉट भी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। तो ई डॉट ए बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये थीटा एंगल है, जैसे सपोज करें वही अभी मैं जैसे मैंने सरफेस एरिया लिया था, ये इसका एरिया वेक्टर और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो ये थीटा होगा, सही। तो हमने किया ये कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो एक सरफेस पे फाइंड करना था। अब एक चार्ज से तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही होंगी, बहुत सारी निकल रही होंगी। तो हमने क्या किया, उस पूरे सरफेस एरिया को हमने छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे डिफरेंशियल एरियाज में ब्रेक कर लिया। हमने क्या किया, एक सरफेस ली और उसको बहुत छोटे छोटे डिफरेंशियल एरियाज में ब्रेक किया ताकि हर एक एरिया से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो और हम टोटल फ्लक्स फाइंड कर सकें कि ओवरऑल फ्लक्स क्या होगा। तो हमने क्या किया, इसके सेंटर में लाके एक पॉजिटिव चार्ज को रखा, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही होंगी कुछ ऐसे। अब ये है कि ये मैं तो कुछ चंद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बना रहा हूं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी जो यहां से निकल रही होंगी, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं। तो हमारे पास क्या होगा, अब पॉसिबल है कि लेट सपोज एक एरिया है हमारे पास, ये वाला पोर्शन लेके देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस को लेके देखते हैं। पहले मैं लेता हूं ये वाला पोर्शन, सही। अगर आप देखें कि ये पोर्शन है कुछ ऐसे, हो सकता है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हो वो कुछ, सॉरी एरिया वेक्टर हो वो ऐसे जा रहा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है? ऐसे। ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां एंगल बन रहा है कुछ ना कुछ थीटा। ये थीटा 90 से कम है, ये थीटा जो है ये लेस देन 90 डिग्री है। अच्छा, एक केस हम ले लेते हैं, लेट सपोज ये वाला केस लेने की कोशिश करते हैं यहां से, सही। अब अगर आप यहां पे देखें इस वाले केस में, ये हमारा एरिया वेक्टर है और इसमें एरिया पॉसिबली कुछ ऐसे जा रहा हो, और अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो थीटा है वो क्या हो सकता है? थीटा हमारे पास 0 डिग्री भी हो सकता है। नाउ कौन सा केस लें अब हम? लेट सपोज ये वाला ले लेते हैं, ये वाला केस लेते हैं अब हम, सही। इसमें हमारे पास एरिया है कुछ ऐसे
और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो पॉसिबली कुछ ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, कुछ ऐसे। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो इस बार जो एंगल है वो क्या हो सकता है, इस बार जो थीटा एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। यानी ये बताने का रीजन ये है कि थीटा 0 भी हो सकता है, थीटा लेस देन 90 भी हो सकता है, थीटा ग्रेटर देन 90 भी हो सकता है, और थीटा इक्वल्स टू 90 भी हो सकता है। तो हमारे पास लेट्स सपोज थीटा इक्वल्स टू 90 के लिए हम ये वाला बात ले लेते हैं, ये वाला। सही, सिंपल एग्जांपल्स ले रहे हैं हम ताकि आपको ये डेफिनेशन और डेरिवेशन और डायग्राम समझ आए। कुछ ऐसे है, इस बार पॉसिबली एरिया वेक्टर ऐसे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया। तो इस बार एंगल 90 बन रहा है। तो एंगल हमारे पास हर केस में, जब भी हम एक डिफरेंशियल एरिया लेंगे हर केस में एंगल डिफरेंट होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम हर एक छोटे छोटे जो ये हमने डिफरेंशियल एरियाज बनाए हैं, हर एक डिफरेंशियल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफरेंट होगा। तो सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को अगर हम फाइंड करें और फिर उन सबको ऐड करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा इस सरफेस का। एक बार फिर से समझे कि हमने इतने छोटे छोटे एरियाज बना लिए, हर एरिया पे से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही होगी। अगर हम हर एरिया का अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करें और फिर सबको ऐड कर दें तो इस सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। हम यही करने की कोशिश करेंगे कि हमने छोटे छोटे डिफरेंशियल एरियाज में लिया। इसके वर्डिंग को समझे, अगर कंसीडर एन आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस, हम कोई भी किसी भी शेप की एक क्लोज सरफेस लेंगे एंड अ चार्ज q इज प्लेस्ड इनसाइड इट, और एक चार्ज q को इसके बीच में प्लेस्ड कर दिया। नाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल डिफरेंशियल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे एरिया भी लगा ले, डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट्स, छोटे छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट्स में हमने ब्रेक कर दिया है। तो अगर हमने इनको डिफरेंशियल एरियाज में ब्रेक कर दिया तो टोटल एरिया किसके बराबर हो जाएगा, जो टोटल एरिया होगा, लेट सपोज हम लिख लेते हैं ऐसे, लिख लेते हैं, जो टोटल एरिया होगा वो कैसे आ जाएगा, A1 सारे एरियाज को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। लास्ट वर्ड क्या होगा, एन होएगा, क्योंकि एन नंबर ऑफ डिफरेंशियल एरियाज में हमने ब्रेक किया। अब एन कोई भी नंबर हो सकता है। नाउ अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया A1, कोई भी इसमें से एक एरिया ले लेते हैं A1 और हम उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने की कोशिश करें। तो जो भी कोई एरिया होगा A1 उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं φ1, और वो किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डेल्टा A1। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हम डेल्टा भी लगाएंगे। तो उसका रीजन ये कि जो ये एरियाज हैं ये डिफरेंशियल एरियाज है, यानी कि बहुत छोटे हैं। जब भी बहुत छोटे होते हैं तो हम उसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस इस तरह से डेल्टा AN तक जाएगा। सही, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा किसके लिए, एरिया A1 के लिए। और क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का, तो हम इसे इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर लिखेंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यही सेम प्रोसेस हर एक एरिया एलिमेंट के लिए परफॉर्म करेंगे। लेट सपोज सेकंड एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ2 which is equals to E dot डेल्टा A2। सिमिलरली थर्ड एरिया एलिमेंट के लिए φ3 is equals to E dot डेल्टा A3। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हर एक एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। अब लेट सपोज इस तरह से हमने करते करते नीचे आए और हमारे पास जो लास्ट एरिया एलिमेंट था AN, डेल्टा AN, उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो वो हो जाएगा φN बराबर हो जाएगा E डॉट डेल्टा AN के। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ऐसे समझे कि हमने बीच में हम सारे करके नहीं दिखाएंगे, ऐसे दो तीन लिखे फिर डॉट डॉट डाल के हम कहेंगे कि बीच में भी हम यही करते रहे। एक लास्ट एरिया का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो आ गया φN। नाउ अब क्या होगा कि अगर हम
ये सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को ऐड कर दें तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो आ जाएगा, किसके अराउंड आएगा, इस पूरी सरफेस के अराउंड आ जाएगा। तो हम लिखते हैं कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं फाई से, या फाई नेट भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है। किसके बराबर हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को ऐड करेंगे, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस डॉट 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 प्लस फाई n, इस तरह से सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को हम ऐड करवा रहे। तो अब हमारे पास फाई 1 किसके बराबर है, ई डॉट डेल्टा A1 के, ई डॉट डेल्टा A1 प्लस फाई 2 बराबर है ई डॉट डेल्टा A2। तो इसमें हम फाई 3 को छोड़ देते हैं, उसमें कोई इतना इश्यू भी नहीं है। ऐसा सपोज करेंगे कि हमने बीच में लिखे हैं सारे, फाई n के लिए ई डॉट डेल्टा AN, एक्चुअली जगह का इशू हो सकता है तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। आप चाहे तो लिख लें, चाहे तो ना लिखें, ये बात यही रिप्रेजेंट कर रही है कि हम सारे फ्लक्सेस को ऐड करवा रहे हैं। ना कुछ कॉमन आ रहा है, ई कॉमन आ रहा है, सिमिलरली यहाँ जो टर्म्स होंगी उसमें से भी ई कॉमन आ रहा होगा, तो ई को हम ले लेते हैं कॉमन। हमारे पास आ जाएगा ई आ गया कॉमन, और ब्रैकेट में सारे एरियाज आ जाएंगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN। ये हमारे पास क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। जब मैंने यहां बताया था कि अगर हम सारे एरियाज को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, टोटल एरिया। यहां देखिए यही तो हो रहा है, सारे एरियाज को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल एरिया। इसको लिखने का एक मेथड होता है, सॉरी यहाँ पे ये वेक्टर है, हर एरिया का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो हम, और यहाँ पे हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स लिखा हुआ है, तो इसे हम इन वेक्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आपको ये बात समझनी होगी। सपोज करें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, चलें यही लिख लेते हैं, A1 या इसी को लिख लेते हैं, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, इस तरह से प्लस डॉट प्लस डेल्टा AN। तो हम जब भी इस तरह से किसी चीज को सम करते हैं तो हम उसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं समेशन का, इस तरह का। इसको पढ़ने का एक तरीका होता है, हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं किसका, सारे के सारे एरियाज का, सही है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि ये जो वो एरियाज है, एरिया 1 भी है, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, बहुत सारे, तो हमने उसको लिख दिया आई, कि एरिया कोई भी हो सकता है आई। अब आई कहां से कहां तक है, आई स्टार्ट हो रहा है 1 से, इसको इस तरह से पढ़ते हैं, आई स्टार्ट हो रहा है 1 से, कहां तक जा रहा है, n तक, वो नंबर हम ऊपर लिख देंगे n। किस तरह से, हम सम कर रहे हैं सारे एरियाज का, एरिया 1 भी हुए, एरिया 2, एरिया 3, तो हमने उसकी जगह आई लिख दिया। आई स्टार्ट हो रहा है कहां से, 1 से, कहां तक जा रहा है, n तक, तो ये हम इस तरह से लिखते हैं। और क्योंकि ये वेक्टर है तो इसको वेक्टर लिखेंगे। तो यहां पे हम इसी तरह लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू सारे एरियाज ऐड हो रहे हैं, सम ऑफ डेल्टा ए यानी डिफरेंशियल एरियाज, आई लिख देंगे, आई स्टार्ट हो रहा है 1 से और कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया किसके अराउंड, एक इनक्लोज्ड आर्बिट्रेरी सरफेस, उसके बीच में एक चार्ज है उसके लिए। तो ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया फाई नेट, सही। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या होता है कि ये फॉर्मूला यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हम हर एरिया के डिफरेंट डायरेक्शन कैसे लिखे हैं, ऐसे ही है ना, हर एरिया अलग है, हर एरिया की डायरेक्शन अलग है। सपोज करें कि मैं बोलता हूँ कि ऐसे, इस तरह से, ये मेरे हाथ है, ये क्लोज सरफेस ही बन गई ना एक तरह से, सिर्फ अगर हाथों को देखें, इसके सेंटर में एक चार्ज पड़ा हुआ है, मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करो, कैसे कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। आप क्या मेरे हाथों के छोटे छोटे पीस करेंगे, फिर उसके एरियाज की डायरेक्शन निकालेंगे, एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक बहुत आसान मेथड यूज करते हैं, और वो क्या होता है,
कि हम इसे इन टर्म्स ऑफ स्केलर लाने की कोशिश करते हैं। अब इन टर्म्स ऑफ स्केलर इसको कैसे लाएं? तो हम इसके लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर की सरफेस में से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो लेट सपोज हमने एक स्फीयर ले लिया, यही ले लेते हैं। तो एक स्फीयर ले लिया हमने यहाँ पे। अब ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर ऐसे है, सर्कल नहीं लिया हमने, स्फीयर लिया, जैसे बॉल होती है कंप्लीट ऐसे। उसके सेंटर में लाके एक पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं। हमने क्या किया, इसके सेंटर में लाके एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। अब इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी। बना लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कुछ ऐसे निकल रही होंगी। तो ये जो हमने चार्ज लाके रखे, ये एग्जैक्ट सेंटर पे है इस स्फीयर के। अब होता क्या है कि जब हम स्फीयर के सेम मेथड यूज होगा, बस छोटी सी डिफरेंस आएगा कि हमने क्या किया, स्फीयर लिया, सेंटर में चार्ज रखा। इस स्फीयर के भी सपोज करें हमने इसी तरह छोटे छोटे डिफरेंशियल एरियाज बना लिए, n नंबर ऑफ एरियाज। उसमें से अगर हम एक एरिया लें, लेट सपोज यहां पे ले लेते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, वो एरिया हमने ले लिया यहां पे। तो स्फीयर की खास बात ये होती है कि जब हम स्फीयर को छोटे छोटे डिफरेंशियल एरियाज में ब्रेक करते हैं और उसके सेंटर पे लाके एक चार्ज को रख देते हैं, तो हर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल आ रहा होता है। किस तरह से देखें, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर यहां से आ रहा था, और जो एरिया वेक्टर होगा वो एग्जैक्ट सेम इसके पैरेलल आ रहा होगा। ये हमारा डेल्टा ए और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस बात को समझना है कि ये एक स्फीयर की प्रॉपर्टी है कि स्फीयर को जब हम छोटे छोटे डिफरेंशियल एरियाज में ब्रेक करते हैं और एक चार्ज को उसके बिल्कुल सेंटर में ला के रख देते हैं, तो उस चार्ज में से जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो एरिया वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल होती है। इसमें हम एक सपोजिशन करते हैं कि यहाँ पे ये चार्ज के, इस चार्ज के अलावा कोई दूसरा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि लेट से अगर यहाँ पे कोई और चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होता, जैसे सपोज करें ये वो स्फीयर, इसके सेंटर में हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होता तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे नहीं निकलती स्ट्रेट, बल्कि ऐसे कर्व में निकल रही होती। तो इसलिए हम सपोज करते हैं कि ये चार्ज आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मींस ये इस चार्ज के अलावा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। चल नाउ अब हम क्या करते हैं, सेम n नंबर ऑफ डिफरेंशियल एरियाज एलिमेंट्स में हमने ब्रेक किया। फर्स्ट एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, थीटा वन लिख दिया। फाई वन बराबर होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डेल्टा ए वन, कुछ इस तरह से। सही। नाउ ई डॉट ए बराबर होता है ई ए कॉस थीटा के। इसको हम स्केलर फॉर्म में लेके आए अगर, एक मिनट, फाई वन इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए वन, ये दोनों वेक्टर है, इसे हम स्केलर फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ई इंटू डेल्टा ए वन और कॉस थीटा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि थीटा क्या है, ई और डेल्टा ए के बीच का एंगल है। अगर मैं आपको बताया है कि एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा पैरेलल होंगे, तो थीटा क्या हो जाएगा, देखें ऐसे है, ये एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल है बिल्कुल, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कि एज वी नो दैट थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो हमारे पास आ जाएगा ई डॉट डेल्टा ए वन इंटू कॉस 0, और कॉस 0 तो बराबर होता है 1 के, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई डॉट डेल्टा ए वन, क्योंकि इसके आगे कॉस 0 1 होएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही चीज हमारे पास वापसी आ जाएगी। ये हमारे पास आ गया फाई वन। नाउ सेम अगर हम करें फाई टू के लिए, यही आएगा, बस एरिया चेंज हो जाएगा। फाई टू के लिए क्या हो जाएगा, सेम यही चीज आएगी ना, फाई टू इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए टू इंटू कॉस 0, कॉस थीटा, थीटा 0 होगा, ई डॉट डेल्टा ए टू हो जाएगा। फाई थ्री के लिए ई डॉट डेल्टा ए थ्री हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सारे कैलकुलेट करके नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्टली बोलेंगे कि हमने ये सारे इसी तरह से सेम हम नीचे तक लेके आए, और हमारे पास जो फाई एन लास्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया वो आ गया
ई डॉट डेल्टा ए एन, या इस तरह से करते हैं कि सिमिलरली लिख के कर देते हैं कि सिमिलरली, क्योंकि हमें 3-4 शो करवाने पड़ते हैं। फाइ 2 बराबर हो जाएगा ई डॉट डेल्टा ए 2 के लिए, फाइ 3 बराबर हो जाएगा ई डॉट डेल्टा ए 3 के लिए, और इस तरह से अब हम लिखेंगे कि डॉट डॉट करके कर देंगे कि हम ऐसे सारे कैलकुलेट करते हुए आए, तो लास्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा फाइ एन वो बराबर हो जाएगा ई डॉट डेल्टा ए एन के लिए। सही, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आ गए। अब क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को ऐड करवा देंगे। तो अगेन वही चीज, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे आएगा, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं फाइ नेट से, या फाइ ई भी लिख सकते हैं आप, वैसे मोस्टली फाइ ई रिप्रेजेंट यूज होता है, तो हम इसको भी फाइ ई कर देते हैं। ई मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और टोटल है, तो फाइ ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप फाइ नेट भी लिख सकते हैं, फाइ टोटल भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। तो फाइ 1 प्लस फाइ 2 प्लस फाइ 3 प्लस डॉट 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 करके प्लस फाइ एन। अच्छा, मैंने फाइ ई क्यों लिखा है, एक्चुअली मैंने पहले से ये चीज सोची हुई थी कि जब भी मैं फाइ लिखूंगा, यानी कि फाइ मींस फाइ 1, फाइ 2, फाइ 3, फाइ 4, वो एक ही चार्ज का किसी खास सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा, और फाइ ई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सही है, फाइ ई से मैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक चार्ज का शो कर रहा हूं। तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, फाइ 1 ई डॉट डेल्टा ए 1। इस बार ये स्केलर्स हैं, इस बार ये वेक्टर्स नहीं है। फाइ 2 के लिए ई डॉट डेल्टा ए 2 प्लस डॉट 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 फाइ एन के लिए ई डॉट डेल्टा ए एन। नाउ अगेन ई कॉमन आ रहा है, ई को हमने ले लिया कॉमन, ई डॉट ई इंटू डेल्टा ए 1 प्लस डेल्टा ए 2 प्लस डेल्टा ए 3 प्लस डॉट 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 करके प्लस डेल्टा ए एन। अगेन वही चीज, जहां पे वेक्टर फॉर्म में था या स्केलर फॉर्म में आया, तो स्केलर फॉर्म में समेशन लगा देते हैं। हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू ई इंटू सम ऑफ ऑल द एरिया एलिमेंट्स। नाउ एरिया इज आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टूवर्ड्स एन, कुछ इस तरह से। तो अब आपके पास इसमें और इसमें आप बोलेंगे फर्क क्या हुआ, बस वो वेक्टर है ये स्केलर है, तो फर्क अब आएगा। क्या फर्क आएगा, मैंने आपको बताया था कि हमने इसके ऊपर वेक्टर लगाए, हर एरिया की डायरेक्शन अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम है। हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस हम डायरेक्शंस लगाएं, बट यहाँ पे क्या है, ये सारे मैग्नीट्यूड्स है और ये टोटल मिलके एरिया बन जाएगा, और मैग्नीट्यूड्स तो ऐड हो सकते हैं। तो जो एक स्फीयर होता है, इसका जो सरफेस एरिया है वो बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। एक स्फीयर का सरफेस एरिया बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के, और ये क्या है, ये तो टोटल सरफेस एरिया है, और 4 पाई स्क्वायर से भी मैग्नीट्यूड ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो ये है, इससे लिख देते हैं, सम ऑफ डेल्टा ए आई बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर के। ये बात आपको समझनी होगी कि मैंने इस चीज को यहां क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है। अगर मैं लेट से इसको लिख देता, अगर हम बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड करवाएंगे तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, वेक्टर ही आना चाहिए। तो ये चीज मैं इसके बराबर नहीं लिख सकता था, क्योंकि हमें रिजल्ट में वेक्टर चाहिए लेकिन आएगा स्केलर। लेकिन मैं इसको सम ऑफ डेल्टा ए लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ हम एरिया का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो ये इसके बराबर हो सकता है लेकिन ये इसके बराबर नहीं हो सकता। इसमें हमें रिजल्ट में एक स्केलर मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी, कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो अच्छा, यहीं से एक और चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक आइसोलेटेड चार्ज की वजह से हम फाइंड कर चुके हैं। पहले क्या होती थी, हमने देखा था कि वो बराबर होती थी के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के।
K हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट, Q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और R रेडियस। अच्छा, K की वैल्यू होती थी, K बराबर होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये था एप्सिलॉन नॉट, एक कांस्टेंट था, तो हम इसको ओपन कर देते, K बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/R²। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक भी इंटेंसिटी की भी वैल्यू आ गई और एरिया की भी वैल्यू आ गई, दोनों पुट करवा देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय R² इंटू एरिया की जगह 4 पाई स्क्वायर। नाउ कुछ कैंसिल हो रहा है। अब क्या कैंसिल हो रहा है, इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस पाई से ये पाई कैंसिल, R² से R² कैंसिल। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्या आ गया, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट फाई E आ गया, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास, अब अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां फाइंड करना कितना मुश्किल था, यहां कितना आसान हो गया। क्यों? सिंपल है, Q जो बीच में हमने चार्ज लाके रखे वो उसका मैग्नीट्यूड, और एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता होता है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू थी वो बराबर थी 8.89 एक्सपोनेंट -12, और इसकी जो यूनिट बनती है वो होती है, अगर हम यूनिट को देखें, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी यूनिट होती है। देखें Q जो चार्ज सेंटर में रख रहे हैं वो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसानी से आ गया। और यहां देखें कितना मुश्किल था, हर एक एरिया की अलग अलग डायरेक्शन कैलकुलेट करें, फिर हम उसको ऐड करें, फिर उसका प्रोडक्ट लें। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत आसानी से आ सकता है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था ये एक आर्बिट्रेरी सरफेस के लिए था, यानी कि कोई भी सरफेस हो ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यूज हो सकता है। बट ये वाला फॉर्मूला किसके लिए आया है, सिर्फ एक स्फीयर के लिए आया है, ये वाला फॉर्मूला हर जगह यूज नहीं हो सकता। अच्छा, नाउ जो ये वाला फॉर्मूला है ये आपकी बुक में ड्राइव हुआ है, और इस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग टू बुक कहा गया है कि ये हमारा गॉसेस लॉ है। तो गॉसेस लॉ ये नहीं होता, अगेन एक मिस्टेक है, गॉसेस लॉ ये नहीं है, गॉसेस लॉ ये नहीं है। गॉसेस लॉ क्या कहता है, देखिए हमने दो बातें अभी देख ली है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, आर्बिट्रेरी सरफेस, कोई भी सरफेस हो, किसी भी शेप की हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यही रहेगा, सही है। अच्छा, देन लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल है। इधर आए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया किसके लिए, स्फीयर के लिए। तो हमारे पास क्या हुआ कि वो फॉर्मूला किसी भी सरफेस के लिए है लेकिन वो मुश्किल है, ये फॉर्मूला स्फीयर के लिए है और ये आसान है। अब आर्बिट्रेरी सरफेस के लिए तो इस आसान फॉर्मूले को हम यूज नहीं कर सकते, तो गॉस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आर्बिट्रेरी सरफेस के लिए एक आसान फॉर्मूला हमें फाइंड करके दिया। लेट्स सपोज जो आर्बिट्रेरी सरफेस है वो मैंने कुछ इस तरह की ले ली, एक पीनट लाइक शेप ले ली। आप चाहे तो लेट्स सपोज आप हर्ट ले लें, कोई भी शेप ले सकते हैं। इस हर्ट के छोटे छोटे पीस करेंगे, जैसे उस लड़की ने आपके दिल के किए थे, सेम इसी तरह आप इसके भी छोटे छोटे पीस करेंगे। तो खैर एक जोक था, हमारे पास जो ये है इसके हमने छोटे छोटे पीस कर लिए, सेम जो हमने दो केसेस में देखा इसी तरह। और अब एक नई चीज आई, अभी हमने एक चार्ज के लिए फाइंड किया है, यहाँ पे भी एक चार्ज के लिए फाइंड किया, अब हम ज्यादा चार्जेस के लिए फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस है इस बार, और n नंबर ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट्स है। लेट्स सपोज एक चार्ज हमने यहाँ रख दिया, इससे लिखते हैं ताकि नजर भी आए। एक चार्ज हमने रख दिया यहाँ Q1, एक चार्ज रख दिया Q2, एक चार्ज यहाँ रख दिया Q3, एक चार्ज रख दिया Q4। तो ये डिफरेंट चार्जेस है, इससे ज्यादा चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं। हमने जो डिफरेंशियल पार्ट्स बनाए हैं वो n नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, और नंबर ऑफ चार्जेस स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देंगे कि जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो स्मॉल n से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब हम सपोज करते हैं कि हर एक चार्ज एक इमेजिनरी स्फीयर के अंदर बंद हुआ है। किस तरह से, लेट्स सपोज ये वाला चार्ज ले लेते हैं Q2, हमने सपोज किया कि ये एक इमेजिनरी स्फीयर के अंदर बंद है, और हम हर चार्ज के लिए ये बात सपोज करेंगे। अगर ये इमेजिनरी स्फीयर के अंदर बंद है तो इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे निकलेंगी,
कुछ ऐसे जैसे हमने यहां पे किया है। हमने क्या किया, हमने कहा कि ये चार्ज है, ये एक इमेजिनरी स्फीयर के अंदर बंद है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, ये ऐसे ही समझे, ये Q2 ये एक इमेजिनरी स्फीयर के अंदर बंद है, और इस स्फीयर के अराउंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम यही यूज कर सकते हैं। आप देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस के स्फीयर के अराउंड हमने फॉर्मूला फाइंड किया हुआ है, तो सेम ये भी एक स्फीयर के अंदर बंद है, ये भी, तो हम जो Q1 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 1, तो हम लिख रहे हैं फाई E1, फाई ई और इसमें 1 लिख रहे हैं कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कौन सा चार्ज, Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को देखें, Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। सिमिलरली चार्ज 2 के लिए फाई E2 बराबर हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। सिमिलरली फाई E3 E क्यों लिख रहा हूं, मैंने आपको कहा था कि जब भी मैं किसी खास एक सरफेस के लिए, एक सरफेस डिफरेंशियल एरिया के लिए बोलूंगा तो वो मैं फाई 1 फाई 2 से लिखूंगा, लेकिन अगर मैं एक कंप्लीट चार्ज के लिए बोलूं तो मैं फाई E से रिप्रेजेंट करूंगा, मैंने यहां लिखा हुआ है ये बात, सही है। अच्छा, फाई E3 इज इक्वल टू Q3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से चलते चलते क्या होगा, सेम वही चीज करते 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 लास्ट चार्ज के लिए आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, फाई EN। मैं चार्जेस के लिए, चार्जेस को मैंने ये वाले n से रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि पॉसिबल है कि चार्जेस का नंबर अलग हो और डिफरेंशियल एरियाज का नंबर अलग हो, तो डिफरेंशियल एरिया के लिए कैपिटल N और चार्जेस के लिए मैं स्मॉल n रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फाई EN बराबर हो जाएगा QN डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द चार्जेस, ड्यू टू ऑल द चार्जेस क्या होगा, सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को ऐड कर देंगे, तो हम लिखते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्या हो जाएगा, फाई नेट लिख रहा हूं, बराबर हो जाएगा फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3 प्लस डॉट प्लस फाई EN। सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को ऐड करवा रहे, तो हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस QN डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कुछ कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट है जो कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट प्लस QN। सारे के सारे चार्जेस को ऐड कर दिया। नाउ अगर आप देखें यहाँ पे सारे एरियाज ऐड हो रहे थे, यहाँ सारे चार्जेस ऐड हो रहे हैं, सेम वही चीज लिख सकते हैं जैसे यहाँ सम किया था हमने, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सम ऑफ ऑल द चार्जेस, और Q कितने हैं, n तक, n है, सही है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, I स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू n तक जा रहे हैं। तो हमारे पास अब क्या हुआ, ये क्या है, टोटल चार्ज है, सारे चार्जेस को सिंपल ऐड कर रहे हैं, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज। तो ये हमारे पास गॉसेस लॉ है, ये हमारे पास गॉसेस लॉ नहीं है। अच्छा, अब गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट समझते हैं। गॉसेस लॉ कहता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी एक मिनट, ये हमारे पास फाई आ गया, फाई नेट। गॉसेस लॉ कहते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी आर्बिट्रेरी सरफेस is equals to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी आर्बिट्रेरी सरफेस के लिए, किसी भी तरह की शेप के लिए, बराबर होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो टोटल चार्ज इसके अंदर इंक्लोज्ड है उसके। अब इसके अंदर हो सकता है टोटल चार्ज में एक चार्ज भी हो,
2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10, 20, 100, 1000। तो किसी भी शेप के लिए हमें अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? कोई भी शेप आ जाए, इसको देखें तीनों में क्या डिफरेंस है। इसमें मुश्किल फॉर्मूला ही मुश्किल था, इसको तो छोड़ ही दे। चाहे यहां पे सिर्फ स्फीयर के लिए यूज हो सकता है फॉर्मूला, यहां पे जब आए तो अब कोई भी आर्बिट्रेरी शेप आ जाए, कितने भी चार्जेस आ जाए, ये फॉर्मूला आसान है, यूज हो सकता है। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। तो अगर आपके पास इनकेस अगर पेपर में ये सवाल आता है तो आपको सिंपल ये करना है, तो इसको करने की नीड नहीं होगी, आपको डायरेक्टली आपने ये वाला पार्ट करना है। और ये समझाने का मतलब ये था कि आपको पता लगे गॉसेस लॉ ये नहीं है बल्कि गॉसेस लॉ ये है। और ये चीज बताने का जो मेन मकसद है, मैं चाहूं तो सिर्फ आपको ये पोर्शन करवा सकता था, सही, मेरे लिए भी आसानी हो जाती। लेकिन इसका रीजन ये होता है कि जब आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी के जो टेस्ट हैं, उसमें ये चीज नहीं देखी जाएगी कि आपके बुक में क्या गलती थी, कहाँ गलती थी, आपने क्या गलत पढ़ा, इस चीज को नहीं देखा जाता। अगर वहां पे एक एमसीक्यू आ जाता है गॉसेस लॉ के हवाले से और कहा जाता है क्या है गॉसेस लॉ, ये है या ये है, आप इस पे मार्क करके आगे, एमसीक्यू गलत हो गया। और एक एक नंबर वहां एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत मायने रखता है, एक एक नंबर से आपकी पूरी फील्ड चेंज हो सकती है। तो इसलिए इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और वैसे अगर मैं अपनी एक बात बताऊं तो मेरा जो एप्टीट्यूड टेस्ट था उसके अंदर फिजिक्स में 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स थे, जो बहुत रेयर केस होता है, बहुत मुश्किल केस होता है। तो मेरी उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही करें। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।